बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 26 सितंबर और जुमेरात की सुबह है और तीन बड़े अहम सवालात हैं जिस पे आज हम बातचीत करेंगे। एक, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट्स के बारे में। शहजाद अकबर साहब जो मुशीर एहतसाब भी रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, और उन्हीं के इस दौर के अंदर काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। और शहजाद अकबर साहब ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें FBR की वो रिपोर्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अंडर द कारपेट जो है कि बिल्कुल उसको ये कहा कि फैसले में लिखा कि समझा जाए कि ये इंक्वायरी हुई ही नहीं है। उस इंक्वायरी रिपोर्ट के कुछ सफ़ात जो हैं कि उन्होंने अपने वीलॉग के अंदर शेयर भी किए हैं और कुछ डिटेल उन्होंने शेयर किए हैं। और उन्होंने एक दावा ये किया है कि ये रेफरेंस फैज़ हमीद साहब ने नहीं बनाया था, बल्कि ये उनसे पहले ही बन गया था। और उनके पास जो ये सारी चीज़ें लेकर आए थे, जब जो भी साहब आए थे, तो उनको शहजाद अकबर साहब का ये ख्याल था कि नहीं, ये रेफरेंस नहीं बनता। लेकिन जब उन्होंने इन डिटेल जाके चीज़ों को देखा, एसेट रिकवरी यूनिट के तहत जब बहुत सी चीज़ें सामने आई, तो फिर अब उनका ये ख्याल है कि ये जेन्युइन रेफरेंस था और इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाना चाहिए था। और FBR की जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम पर ज़रूर आना चाहिए था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये फैसला दे के जो है कि ये कहा कि तसव्वुर किया जाए कि ये रिपोर्ट है ही नहीं है और इसको पब्लिक नहीं किया जा सकता और ये किसी के साथ शेयर ना की जाए। लेकिन शहजाद अकबर साहब ने अभी वो शेयर किया। इसमें बुनियादी जो सवाल है वो ये होता है कि जी कि अगर फैज़ हमीद साहब ने वो रेफरेंस नहीं बनाया था, तो फिर ये रेफरेंस किसने बनाया था? क्या उस वक्त के आर्मी चीफ की हदायत के ऊपर ये बनाया गया, या उस वक्त DGI कौन थे और उनके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, और उसके बाद या उससे पहले क्या मामलात थे? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सारा का सारा मामला क्या था उस वक्त, और उस वक्त कौन कौन साहब किस किस पोजीशन पर थे। और अगर जिम्मेदारी का तयन करना है कि हाँ जी रेफरेंस जो है कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया था, तो फिर किसकी तरफ से आया था उसका आपको अंदाज़ा होगा। ये एक ही मामला। दूसरा मामला जो है कि इसमें जो सारा का सारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसके तनाजुर के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फ़ाइज़ साहब जो है कि वो ये सबको मालूम हो चुका कि वो अक्सरियत खो चुके हैं। इस वक्त 10 से ज़्यादा जजेस जो हैं कि वो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ नहीं है। कुछ लोगों का ख्याल है 13 है, कुछ लोगों का ख्याल है कि 14 जजेस जो हैं कि वो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो मौक़िफ़ है उनके साथ खड़े हैं, और 5 या 6 जजेस जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ साहब क्या इरादे रखते हैं और अगले 1 महीने के अंदर वो क्या कुछ करना चाहते हैं। और ये ऐसी भी इतलात हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर समेत 5 जजेस जो हैं वो इस वक्त निशाने पर हैं, और कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उन 5 जजेस को जो है कि वो सुप्रीम कोर्ट से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के ज़रिए फ़ारग करवाना चाहते हैं। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन क्या है, उसके अंदर सवालात नुकात क्या उठाए हैं, और क्या वो एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ उसे लाया जाए, और जो ज़ेर इल्तवा वो पिटीशन है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और अगेन उसी 5 रुकनी जज जो कमेटी इस वक्त बनी है, अपने हम ख्याल जजेस बनाकर उनको फ़ारिग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त बहुत से हुकूमती हलकों के अंदर ये बातचीत चल रही है। और फिर एक तीसरा बड़ा अहम तरीन मामला कि मौलाना फजल रहमान साहब ने सीनियर जर्नलिस्टों को गुज़श्ता रोज़ जो है कि मुलाकात भी की इस्लामाबाद के अंदर, और जो वो ख़ुद अपना मसवदा तैयार कर रहे हैं उसके कुछ ख़ुद-व-ख़ाल भी उन्होंने शेयर किए। वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत से उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया कि होनी चाहिए। फिर उन्होंने जजेस की तादाद के हवाले से और जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार के हवाले से उनका इख्तलाफ है हुकूमत के साथ, जजेस की रिटायरमेंट की एज के हवाले से उनका हुकूमत के साथ इख्तलाफ है। लेकिन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम और जजेस के इंट्रा कोर्ट ट्रांसफ़र जो है हाई कोर्ट के एक से दूसरी जगह, इसके ऊपर उनकी जो राय, या कामरान मुर्तज़ा जो उनके आप लीगल एडवाइज़र भी कह सकते हैं, सेनेटर हैं JUI के, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जो उनकी राय है, इसके तनाजुर में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक असूली मौक़िफ़ कायम किया था और हुकूमत को नाकामी हुई थी आईनी तरमीम करवाने के अंदर, क्या वो अपना मौक़िफ़ अब तब्दील कर रहे हैं, या वो असर के बाद जो है कि रोज़ा तोड़ने जा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल जो है कि गर्दिश कर रहा है गुज़श्ता रोज़ से ही इस्लामाबाद के अंदर, और बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मौलाना साहब शायद जो है कि वो
ऐन वक्त के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दे देंगे, हुकूमत के साथ मिल जाएंगे और ये आइनी तरमीम जो है कि कुछ 63A की जो तशरीह नहीं की जाएगी 5 रुकनी बेंच जो कादी फाइज़ साहब ने हम ख्याल जजेस कहा जाता है, उसके अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं अगरचे, कि वो अक्सरियती फ़ैसला लेने में कामयाब हो जाएंगे और उस तशरीह के बाद जो है कि PTI के कुछ लोगों को भी तोड़ के ये काम किया जाएगा और इस्लामाबाद के अंदर जो है अरकान पार्लियामेंट के लिए अस्तबल खाना जो है वो कायम कर दिया गया है। अस्तबल खाना से मुराद अगर हॉर्स ट्रेडिंग करनी है तो अगर उनको आप सिंध हाउस में, पंजाब हाउस में या कहीं और रखेंगे तो उसको फिर हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में तो अस्तबल खाना ही कहा जाएगा ना, उसको तो फिर सिंध हाउस या पंजाब हाउस तो नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्लामाबाद के अंदर अस्तबल खाना जो है कि फिर खोल लिया गया है। ये चीज़ें बड़ी अहम है। फजल रहमान साहब का जहाँ तक हमारा ख्याल है कि उसमें अभी इफ़ एंड बट्स हैं कुछ। वफाकी आईनी अदालत के ऊपर तो जब COD के ऊपर दस्तखत हुए थे, इमरान खान साहब भी वहाँ मौजूद थे, उनका भी ख्याल था कि होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि इस मसवदे पर इत्तफाक़ राय कायम होते होते शायद वो वक्त गुजर जाएगा जिस वक्त के अंदर हुकूमत ही आईनी तरमीम करवाना चाहती है। और मौलाना फजल रहमान साहब जिस अंदाज के अंदर चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, हुकूमत को वो साजगार नहीं है। जैसे मैंने एज लिमिट कहा, हुकूमत जो है कि कादी फाइज़ साहब को हर कीमत के ऊपर रखना चाहती है और अगर जो है कि कादी फाइज़ साहब नहीं होते तो फिर इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अहमियत शायद उनके लिए उतनी नहीं होगी। फिर यहाँ पे जजेस के अगर तरीक़ाकार के ऊपर भी इख्तलाफ है और मौलाना फजल रहमान साहब कुछ अपना मसला लेकर आते हैं, पीपल्स पार्टी अपना लेकर आती है जो हुकूमत को, नून लीग को सूट नहीं करता, इत्तफाक़ राय नहीं बनता, तो फिर तो किसी के लिए जो है कि कोई विन विन पोजीशन नहीं होगी। तो असल गेम तो इस वक्त ये कायद साहब को, इलेक्शन कमीशन को बचाना, जो 7 मीटिंग्स अपनी कर चुका है लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के ऊपर अमल दरामद करने की उनकी कोई इरादा नीयत नहीं दिखाई देती। ये मामलात आपको दिखाई दे रहे हैं। मौलाना साहब जो है कि अपना मसवदा ज़रूर लेकर आएंगे लेकिन उसके ऊपर क्या इत्तफाक़ राय होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब ये मसवदा तैयार हो जाएगा तो उस वक्त फिर एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नून लीग के लिए बिलखसूस जो है कि वो वबाल जान होंगी और वो किसी कीमत के ऊपर उसके ऊपर एग्री नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये आईनी तरमीम का पैकेज जो है मंजूर नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अभी ये अगला जो एक हफ़्ता है ये बड़ा अहम होगा और इसके अंदर जब चीज़ें मज़ीद रिफ़ाइन होकर सामने आएंगी तो बहुत क्लियर हो जाएंगी। लेकिन मौलाना साहब जो है इस वक्त भी अभी दरमियान में है 50-50। वो एक तरफ अवामी नब्ज़ को देख रहे हैं, अवामी मूड को देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर जब सब ने जनरल बाजवा को वोट दे दिया था एक्सटेंशन के लिए, JUI वाहिद जमात थी जिसने उस वक्त भी जो है एक्सटेंशन के खिलाफ वोट दिया था और उस पर बल्कि वहाँ से चले गए थे, इन्होंने वोट नहीं दिया था जनरल बाजवा को। तो इसलिए ये कहना कि ये 68 साल की एज के ऊपर शायद कंप्रोमाइज़ करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये कबल अज़ वक्त है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। दूसरा मामला जो है कि ANP ने भी अभी मशरूत जो है कि उन्होंने कहा कि हम आईनी पैकेज, पहले खबरें थी वो सपोर्ट करेंगे, अब कह रहे हैं कि नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, हमने पख्तूनख्वा का नाम 18वीं तरमीम के अंदर तजवीज़ किया था लेकिन नून लीग ने इसके साथ खैबर लगा दिया। खैबर अगर आप दोबारा ख़त्म करेंगे तो हम इसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन नून लीग का अपना वोट बैंक हज़ारा डिवीज़न जो है वो कभी भी पख्तूनख्वा को तस्लीम नहीं करेगा। और नून लीग को वैसे अभी भी वहाँ से नशिस्तें तो नहीं मिली, अब PTI ने काफ़ी वहाँ से जो है कि वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया है। तो नून लीग क्या अभी जो है कि खैबर नाम लेने के ऊपर तैयार हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसके ऊपर भी जो है इफ़ एंड बट्स कुछ मौजूद हैं। अफराज शाह खटक जो है कि ANP के साथ वाबस्ता रहे हैं, सियासतदान है, दानिश्वर हैं, उन्होंने भी सदारती हुक्मनामे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया, जिसके नतीजे में ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है कि इसकी तश्कील नौ की गई है। तो ये चीज़ें भी आपको पैरेलल नज़र आ रही होंगी। तो हुकूमत को ये चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं। अब मामला आता है जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब समेत 5 जजेस का। तो ये एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि एक फ़ाइल हुई है जो इस वक्त पेंडिंग में पड़ी हुई है और इसमें उस पिटिशन में ये कहा गया है कि आज से पहले आपको मालूम होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर जब हाई कोर्ट से जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा था, उस वक्त जो है कादी फाइज़ साहब सीनियरिटी के असूल की बुनियाद के ऊपर खतूत भी लिखा करते थे और उस वक्त जो है जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी जो है कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये क्योंकि चीफ जस्टिस नहीं रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर और ये जूनियर जज थे जिनको तरक्की दे के यहाँ पे लाया गया था और ये पिटीशन फाइल की गई थी वो वहाबुल खैरी केस के अंदर और जस्टिस सजाद अली शेख शाह जो केस है, अल जिहाद ट्रस्ट केस जो है
اس کے اندر کہ جونیئر ججز کو یہاں پہ لایا گیا، تو اس لیے جو اس کی وائلیشن ہے اس فیصلے کی، اور یہ جو ہے کہ قانون آئین کی یہ خلاف ورزی ہے، تو ان کی اس تقرری کو جو ہے کالعدم قرار دیا جائے۔ تو اب حکومتی حلقوں کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کیوں نہ اس پینڈنگ معاملے کو اٹھایا جائے اور ان کی تقرری کو اگر کالعدم قرار دلوا دیا جائے 5 رکنی کسی بینچ سے، اور ان کو فارغ کر دیا جائے۔ لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ججز کو سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں پہ معاملہ آئینی پٹیشن کا، اور کہا جاتا ہے جی کہ یہ جو ہے کیونکہ ان کی تقرری کو چیلنج کیا گیا 184(3) کے تحت، تو اس لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی کیونکہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے قاضی فائز صاحب جب چیف جسٹس تھے، انہوں نے جب ابھی لاہور ہائی کورٹ سے اور سندھ ہائی کورٹ سے ججز کی تقرریاں کی ہیں، تو وہاں پہ 3 کا پینل بنایا گیا ہے۔ اور ابھی اگر آپ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے کہ سینئر موسٹ ایک تو چلیں شہزاد صاحب جو ہے کہ ان کو لائے گئے، لیکن دوسری طرف شاہد بلال صاحب جو ہیں وہ جونیئر جج تھے، چوتھے نمبر کے اوپر جج تھے، ان کو لایا گیا۔ اور وہاں پر بھی جو سینئر موسٹ جج تھے ان کو چیف جسٹس نہیں لگایا گیا، بلکہ عالیہ نیلم صاحبہ کو لگایا گیا جو جونیئر جج تھی۔ تو اس لیے اگر اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوا تو پھر ابھی جو ہے کہ اس کا اطلاق پھر ہائی کورٹس کے اوپر جائے گا، اور وہاں پہ بھی بڑے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ خواہش تو ضرور ہے، یا ایک خبریت کی بات تو ضرور ہے کہ حکومت یہ یہاں پہ بہت سے چیزیں سوچ رہی ہے، اور قاضی صاحب کے ساتھ مل کر سوچا جا رہا ہے، وہاں پہ سوچ بچار تو بہت کی جا رہی ہے، لیکن اس پہ عمل کرنے کے نتیجے کے اندر اپنے کچھ لوگ جو ہیں کہ وہ بھی زد میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے اس پر عمل ہوتا بھی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اب رہا معاملہ جو ہے قاضی فائز صاحب کے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹس کے، یہ پہلے بھی تذکرہ ہوتا رہا ہے، اور ابھی بھی شہزاد اکبر صاحب نے ابھی جو کام کیا وہ یہ کر دیا کہ انہوں نے ایف بی آر کی رپورٹس کے وہ جو مندرجات تھے یا صفحات تھے وہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر شیئر کیے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے کہ انہوں نے بتایا کہ نہ صرف جو ہے کہ وہ 100 سے زائد صفحات پر مبنی یہ رپورٹ تھی، اور اس کے اندر جو ہے کہ قاضی صاحب یا ان کی اہلیہ نے جو ہے کہ اپنا موقف بھی تبدیل کیا تھا، کہ پہلے کہا گیا کہ جو ریمیٹنسز بھیجے گئے تھے 2013 میں آخری فلیٹ خریدا گیا تھا، اور یہ جب پیسے بھیجے گئے مختلف اسی دور کے اندر، تو قاضی صاحب یا ان کی اہلیہ نے رقم بھیجنے کا مقصد جو ہے ریمیٹنسز کے اندر وہ بچوں کو تعلیم اور روزمرہ کے اخراجات کے لیے کہا گیا تھا، اور اس وقت اگر یہ پیرنٹس جو ہے کہ ان کے خرچے اٹھا رہے تھے تو اس وقت اور اس سے پہلے جو پراپرٹیز خریدی گئیں، تو پھر بچوں کی جو ہے کہ کہا تھا کہ یہ خود سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے پیرنٹس کے اوپر، یا ان کی اہلیہ بھی جو ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے قاضی صاحب کے اوپر۔ تو یہاں پہ ایک سوال اٹھتا تھا، لیکن بعد میں جو بینک اکاؤنٹس 2003 سے 2013 اور اس کے اندر جو ٹرانزیکشنز تھی وہ بھی دکھائی گئیں۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے ایم سی بی کلفٹن کراچی بینک کا جو ہے کہ وہ جوائنٹ اکاؤنٹ تھا اس کا حوالہ دیا، پھر اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا حوالہ دیا کہ وہ بھی جوائنٹ تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ منی لانڈرنگ ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اس کے اندر ضرور ہے کہ جو فارن کرنسی اکاؤنٹس تھے، یہ ریمیٹنسز کی جو موومنٹ ہوتی رہی، یہ انہوں نے اپنے ایسٹس کے اندر جو ہے کہ ان کو چھپایا تھا۔ ٹیکس چوری کا ان کے اوپر یہ ایسٹ چھپانے کا جو کیس ہے وہ تو بنتا ہی بنتا ہے ہرگز، یہ ان کا ایک موقف ہے، کیونکہ انہوں نے ریفرنس بھی فائل کیا تھا۔ دوسرا معاملہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ریفرنس جو فیض حمید صاحب کا نام لیا جاتا ہے، فیض حمید صاحب جب یہ ریفرنس بنا تھا یا ان کے پاس آیا تھا، تو فیض حمید صاحب نہ تو اس وقت ڈی جی سی تھے، نہ ہی وہ ڈی جی آئی تھے، بلکہ یہ معاملات کسی اور کے ہاتھ میں تھے اور کسی اور نے یہ پیش کیا تھا۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اب اگر دیکھیں تو یہ ریفرنس جو ہے مئی 2019 کے اندر جو ہے یہ آیا تھا سامنے منظر عام پر، اور یہ سپریم کورٹ میں بھیجا گیا تھا۔ اب اگر یہ مئی 2019 دیکھیں اور جنرل فیض حمید کو اگر دیکھیں تو وہ ڈی جی سی جو ہے وہ جون 2017 سے لے کر اپریل 2019 تک جو ہے کہ وہ ڈی جی سی رہے تھے، اور اپریل میں جو ہے کہ وہ پھر ٹرانسفر ہو کے یہاں سے وہ چلے گئے تھے۔ اور اس وقت جو ہے کہ ڈی جی آئی اگر آپ دیکھیں تو نوید مختار صاحب جو ہیں وہ دسمبر 2016 سے اکتوبر 2018 تک رہے تھے۔ جب الیکشن 2018 کے ہوئے تھے تو اس وقت نوید مختار صاحب ڈی جی آئے تھے، اور اس وقت جو ہے کہ ڈی جی سی فیض حمید صاحب تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ ہے ریفرنس کا، تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر تھے، کیونکہ وہ اکتوبر 2018 سے لے کر جون 2019 تک جو ہے کہ وہ ڈی جی آئی تھے، اور یہ مئی 2019 کے اندر جو ہے یہ ریفرنس فائل ہوا تھا۔ تو ڈی جی آئی ایس آئی تو اس وقت عاصم منیر صاحب تھے۔ تو کیا یہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آیا تھا تو اس وقت آرمی چیف جو ہے کہ وہ جنرل باجوہ صاحب تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی عاصم منیر صاحب تھے۔ تو کیا شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ جنرل باجوہ کی طرف یا جنرل عاصم منیر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ ریفرنس ان کی طرف سے آیا تھا؟ تو یہ ایک وہ بہت بڑا سوال ہے۔
اس کے اوپر جو ہے کہ ڈیفینیٹلی تحقیقات ہونی چاہیے. اگر وہ ریفرنس غلط تھا، اور عمران خان بھی کہتے ہیں اور شہزاد اکبر بھی کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز نے ساری رپورٹس دیں اور لا منسٹری نے پھر ان رپورٹس اور ان تحقیقات کی روشنی کے اندر جب مزید تحقیقات کی تو چیزیں کھل کے جب سامنے آئیں تو پھر جو ہے کہ یہ ریفرنس بنایا گیا تھا. تو پھر اگر وہ غلط تھا اور یہ ساری چیزیں جو ہے کہ اب اگرچہ سب لوگ اس وقت جنہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، اب تو وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک تھا، تو پھر ذمہ داری کا تعین تو کسی اور کے اوپر بھی ہونا چاہیے نا. اس کا سارا خمیازہ جو ہے کوئی عمران خان کو، تحریک انصاف کو تو نہیں بھگتنا چاہیے، بلکہ پھر یہ دیکھا جائے کہ یہ تیار کرنے والے کون تھے اور کروانے والے کون تھے. کیونکہ فیض حمید صاحب جو ہے کہ وہ جون 2019 سے نومبر 2021 تک جو ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو یہ جو مئی کا مہینہ ہے اس وقت جو ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہے کہ اس وقت غالباً ای جی تھے جی ایس یو کے اندر. اس وقت میرا خیال ہے وہ چلے گئے تھے. یہ درمیان کے کچھ حصہ جو ہے وہاں پر انہوں نے گزارا. فیکچوئل پوزیشن یہ ہے. اب کون اس کے اندر کیا کرتا رہا کیا نہیں ہے، یہ بھی میرے خیال ہے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو ہے چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.